हेलो गाइस, वेलकम टू द नई वीडियो। आज हम देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि जो डीपी है, इसमें हम कवर करेंगे जो एल्गोरिदम्स टॉपिक है ना, जो यूज हो सकता है आपके गेट में, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे डीपी के। और जैसे आप एल्गोरिदम प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हो, उसको भी कवर करेंगे हम। ऑलराइट, तो उसमें कोड कोड टाइप भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें हम इंटरनेट की हेल्प लेंगे, जैसे चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मिलकर सीखते हैं जो भी हमारे साथ और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का है। सी कलर क्या हो, चेंज हो जाए भाई, पता नहीं यार के बाद सब कुछ स्लो हो जाता है कभी। अब ये स्लो पड़ गया, मेरा अब चल रहा है। रेड रेड दोनों पे चल रहेगा, ठीक है। तो डायनामिक देखो, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिदम डिजाइन मेथड। राइट, ये एल्गोरिदम क्या होती है देखो, एल्गोरिदम होती है कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमको सॉल्व करना है। सो उसके लिए हम एक डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट, कोड स्टेटमेंट है, जिसका कोई आउटपुट हो, कोई इनपुट हो। तो जो कोई ना कोई तो आउटपुट दे, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। आउटपुट के बिना तो कोई एल्गोरिदम, मतलब आउटपुट तो होना ही चाहिए, है ना। तो एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए, जो कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए ना, सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, ब्रूट फोर्स हो सकती है। और जैसे हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं, रिकर्जन एक तरीका है कोई, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज तरीके होते हैं। तो एक तरीका है उनमें डीपी, डायनामिक प्रोग्राम। उनमें क्या है कि डीपी है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, होगा। जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम किसी और तरीके से, लेट से एन स्क्वायर टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज करके ना, शायद एन टाइम में कर लें, एन और एन लॉग एन टाइम में कर लें। तो हम यहाँ डीपी एक सिंपल थिंग है। चलो आगे बात करते हैं और सब चीज़ के बारे में, जो डीपी है कैसे काम करती है, क्या है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Algorithm design method used to solving problems whose solutions are viewed as a result of making a set of sequence of decisions. तो whose solutions है ना, क्यों नहीं चलता है यार, चल गई। Whose solutions are viewed as a result of making a set of sequence of decisions. तो जैसे हमने कोई एक डिसीजन यहाँ पे लिया, आगे जाके हम डिसीजन लेंगे, नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, सीक्वेंस ऑफ डिसीजन से एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो डिसीजन लेते जाएंगे, रिजल्ट आते जाएगा, तो पूरी प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो डेफिनेशन को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। वन वे ऑफ मेकिंग दीज डिसीजन इज मेक देम वन एट ए टाइम इन स्टेप बाय सीक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप मैनर, एंड नेवर मेक एन erroneous decision. Alright, this is true of all problems solved by greedy method. तो इसमें क्या है ना कि
एक तो हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं मैनर में, ठीक है। जैसे एक डिसीजन यहाँ से लिया इस स्टेज पे, ये स्टेज 1 है प्रॉब्लम की, ठीक है। तो स्टेज 1 पे हमने को डिसीजन लिया, और हमको स्टेज 2 पे जाने के लिए ना हमको जो, जैसे हमको कोई मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, कोई भी वेट मैक्सिमाइज करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब, समझ रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जिसका आउटपुट ना हमको एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होता है, कि हमको कम से कम ये यूज करके मैक्सिमाइज, इस चीज को मैक्सिमाइज करते हैं, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो वन ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन स्टेप बाय मैनर का मतलब है स्टेज 1 पे थे और स्टेज 2 पे हमें जाना है, तो हम ऐसा ही डिसीजन लेंगे जो कि हमारे जो क्या कहते हैं, जो गोल है हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसकी तरफ हमको बढ़ाता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको मैक्सिमाइज करना है और हम एक स्टेप लेके, जैसे हमारा प्रॉफिट यहाँ और 10 है, ठीक है, और स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे जाके हमारा 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो हम 30 वाला लेंगे ना कि 20 वाला, ठीक है ना। तो ये डिसीजन लेंगे, ऑलराइट। तो फॉर मैनी अदर प्रॉब्लम इट इज नॉट पॉसिबल। तो जितनी भी ग्रेडी अप्रोच भी ऐसे ही काम करती है, ऑलराइट। ग्रेडी अप्रोच कैसे काम करती है, ऐसे ही करती है कि जो भी जैसे हमने देखा होगा पहले, जो हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो हमने निकाला ग्रेडी मेथड से, वो क्या था कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5, यहाँ पर 2, तो हम इस रास्ते को लेते थे, ठीक है, इसको नहीं लेते थे। तो ये ग्रीडी अप्रोच को इस स्टेज पे मिनिमम निकालना, तो मिनिमम वाले को लेंगे, ऑलराइट। So for many other problems, it is not possible to make step-by decisions based on local information available at every step. Alright. So बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कौन चेंज है हमारी, ठीक है, कौन चेंज प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम ना ग्रेडी अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो उस उनको सॉल्व करने के लिए हमको डायनामिक प्रोग्रामिंग ही मतलब ग्रेडी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर बार ना ऑप्टिमाइज हम वो नहीं निकाल सकते आउटपुट, ठीक है। तो इनको हम डीपी से ही सॉल्व करेंगे। तो अलग based on local information every step in such manner that sequence of decisions made is optimal। तो देखते हैं आगे क्या है। क्या हो गया है, ये लिस्ट से अलग क्यों नहीं जा रहा। चलो ऐसे देख लेते हैं, चलो यहीं से पढ़ लेंगे। तो है तो सही आ गया, अब आ गया, चलो देखो। वन वे ऑफ सॉल्विंग problems in which it is not possible to make the sequence decision is in a stepwise manner leading to optimal solution is to enumerate all decision sequences in force and then pick up the best solution. But the drawback with brute probability is excessive time space requirement. तो इसमें एक तरीका तो है, जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम ग्रीडी अप्रोच से या स्टेप वाइज से नहीं सॉल्व कर पा रहे, स्टेप वाइज सीक्वेंशियल जो डिसीजंस हैं उनसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम ब्रूट फोर्स मतलब
हमारे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है ना, उनको एन्यूमरेट कर दें, मतलब एनलिस्ट कर दें। एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, एक से मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे ए बी सी है, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 3C कितना होता है? 3C1, 3C3 की आई डोंट नो। 3C1 में 3 × 2 और एक होगा 2, 3 बन सकते हैं, ABC, BCA, CBA, और कुछ है? ये 3 ही ऑप्शन है। तो तीनों को हमको चेक करना पड़ेगा, जो हमारा ऑप्टिमल होगा उसको हम सोल्यूशन मान लेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें टाइम और स्पेस दोनों ज़्यादा लगेंगे, तो ये हमारी आइडियल सिचुएशन नहीं थी, आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता ब्रूट फोर्स। सो इसमें क्या करते हैं, दूसरी जो अप्रोच होगी हमारी, डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन एमुलेट ऑफन ट्राइज टू रिड्यूस द amount of enumerations by curtailing those decision sequence from where there is no possibility of getting optimal solution. क्या कह रहा है? Based on enumeration often tries to reduce the amount of enumeration by curtailing those decisions sequence from where there is no possibility of getting optimal solution. That's how it brings down the time complexity. एक सॉल्यूशन है कि जब हम कोई भी हम सीक्वेंस ऑफ डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है, तो एक स्टेज पर पहुंच गए, और उस स्टेज के बाद हमको पता है कि यहाँ से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले ही नहीं सकते, तो उसको हम वहीं वो कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ऑलराइट। तो बैक ट्रैक कर जाएंगे, मतलब वहाँ से आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है हमारी। तो ऐसे अगर हम करें, in dynamic program these set of optimal decisions are made by applying principle of optimality, या फिर in dynamic programming these set of optimal decisions are made by applying principle of optimality. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होता है बता? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, इसका जो जवाब है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है? स्टेट दैट वेट whatever the initial state and decisions are, the remaining sequence of decisions must constitute an optimal decision sequence with regard to the state resulting from the first decision. तो एक बार और पढ़ लेते हैं। States that whatever the initial state and decisions are, the remaining sequence of decisions must constitute an optimal decision sequence with regard to the state resulting from the first decision. तो इसमें क्या है, जैसे देखो इसी में बना हुआ, जैसे कि हम इनिशियल स्टेट है आज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इतने ऑप्शन है डिसीजन के, ठीक है, तो और हमने एक डिसीजन चूज कर लिया, ये हमने ले लिया, इसने हमको इस स्टेज पे पहुंचा दिया। डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो ये जो स्टेजेस बची हैं ना, ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है ना, डिसीजंस आर रिमेनिंग सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस मस्ट कंस्टिट्यूट एन ऑप्टिमल। ये जितने भी डिसीजन है ना, इस डिसीजन के रिगार्ड में ना, ये डिसीजन जो ले चुके हैं हम, उसके रिगार्ड में ऑप्टिमल डिसीजन, ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है वो होने चाहिए, ये सारे जो लेंगे, ठीक है, ये जो आउट रिटर्न देगा ना, ये ऑप्टिमल देगा एकदम इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन greedy and dynamic is greedy method always generates only one decision sequence, whereas DP enumerates many decision sequence can be generated. तो greedy जो है हमारा स्टेप वाइज में जब करते हैं तो एक ही ऑप्टिमल दे सकता है हमारा, ठीक है। इसमें डायनामिक में क्या है, इसमें मैनी डिसीजन सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, कई,
more than one, right? So यहाँ पे देखते हैं हम, another important feature of DP is that optimal solutions of the sub problems. Another important feature of DP, that optimal solution of sub problems are retained, cached stored in a table to avoid recomputing their values. And this feature also lead to saving of time. तो DP दो तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है, मेमोइजेशन और टेबुलेशन। टेबुलेशन है बॉटम अप अप्रोच, आइटरेटिव अप्रोच, ये जो मेमोइजेशन है ये रिकर्सिव अप्रोच। तो इसमें क्या है ना कि जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, इसकी हमने सब प्रॉब्लम्स बना, इस सब प्रॉब्लम की, इसकी सब प्रॉब्लम, इसकी सब प्रॉब्लम, तो इनमें कुछ ऐसी सब प्रॉब्लम होंगी ना जो रिपीट हो रही होंगी। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम एकदम सेम है सब प्रॉब्लम, तो हम इसको कंप्यूट करके एक टेबल में स्टोर कर लेंगे। इसी को टेबुलेशन, मेमोइजेशन कहते हैं, ठीक है। मेमोइजेशन जैसे हमने देखा ना, मेमो बनाते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना मेमो क्या होता है। मेमोइजेशन करके ना उसको हम कर लेंगे कि ये जो सब प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, इसका रिटर्न वैल्यू ये है। तो जब हम इसके सिमिलर प्रॉब्लम पे यहाँ पे आएंगे तो हम इसको कंप्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको यहीं से रिटर्न, इस ये जो आंसर है ना पहले इसमें चेक करेंगे, अगर इसमें है ये सब प्रॉब्लम तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम इसको कंप्यूट करेंगे। एक है टेबुलेशन, टेबुलेशन को हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी थ्योरी चल रही है हमारी, द एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक प्रोग्राम। तो ये कुछ टर्म्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये हमको देखनी चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन गया, चलो यहीं से, ठीक है। चलो ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स। कोई भी ओरिजिनल बड़ी प्रॉब्लम है, इसको स्प्लिट करेंगे हम सब प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम है, इसको फिर अगेन स्प्लिट करेंगे सब प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। Be able to split the original problem into subproblems is a recursive manner. In a recursive manner, so that subproblems can be further divided into subproblems. The process of splitting should continue till the subproblem becomes smooth. हाँ तो इस रिकर्सिव मैनर में हम करते रहेंगे इनको स्प्लिट, जब तक बहुत ही छोटी नहीं हो जाती जिसका हम सॉल्यूशन एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, तब तक हम इनको स्प्लिट करते रहेंगे, ठीक है। फिर रिटर्न करते जाएंगे, सेव कर लेंगे। सब प्रॉब्लम्स optimality. An optimal solution to this subproblem must result from optimal solution to the subproblem with combined operation. तो क्या है कि अगर हम सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तभी तो हम किसी बड़ी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये जो छोटी प्रॉब्लम है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल दिए, इनको और इसका निकाल दिया, इनको दोनों कंबाइन करके, दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके इस जो सब प्रॉब्लम है बड़ी, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगी, इन दोनों को कंबाइन करके इस प्रॉब्लम का वो निकाल दिया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऐसे ही ये ऑप्टिमल आ जाएगी, ये भी ऑप्टिमल आ जाएगी,
इन दोनों को कंबाइन करके इस बड़ी प्रॉब्लम का हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। एक होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको बताई थी, जैसे सेम सब सब प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मान लो ये प्रॉब्लम्स है, ये और ये सेम है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, सब प्रॉब्लम। तो many subproblems themselves contain common subproblems. Therefore, it is desirable to solve the small problem and store cache in the result so that they can be used in other subproblems. तो इसको हम कैश में मतलब मेमोराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, और अगली जो सब प्रॉब्लम इसकी सिमिलर आएगी उसको हम कंप्यूट ना करके उसी का रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये होती है, जैसे फिबोनाची नंबर है हमारे पास, देखा ही होगा। तो देख लेते हैं फिबोनाची जो सीक्वेंस है इसको देखो, एक मिनट। वाइट कर देते हैं, चलो ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस होता है जो जो जीरो टर्म होती है वो जीरो होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो वन होती है, जो सेकेंड टर्म होती है वो टू होती है। तो ऐसे वो भी वन होती है। क्या होता है कि जो एफ एन है ना, वो होता है एफ फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू। पिछले जो दो टर्म है ना उनसे जुड़ के बनता है। तो जीरो टर्म जीरो, फर्स्ट टर्म वन। तो अगर हमको टू निकालनी है तो पिछले दो टर्म क्या है, जीरो और वन, इनको दोनों जोड़ दो, क्या आएगी वन। ठीक है, एफ थ्री निकालनी है, इसको और इसको जोड़ दो, क्या आएगी टू। तो ऐसे हमारा फिबोनाची सीक्वेंस बनता है। ठीक है, फिबोनाची एफ एन माइनस वन। अब अगर एफ एन इक्वल टू वन है, अगर एन वन है तो एफ जीरो निकालना है हमको, तो वो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो टर्म। तो इसमें देखना, इसमें जो सब प्रॉब्लम्स की जो कंडीशन है, तो ये नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है जो रिकर्सिव तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिबोनाची को। तो कैसे कर सकते हैं, एक हमने फिब इंट एन, किसी नंबर nth टर्म निकालना है हमको, मान लो। ठीक है, nth टर्म निकालना है फिबोनाची नंबर का। तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमको nth टर्म निकालना है तो भाई एक सॉल्यूशन है, अगर n की वैल्यू, ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या है, लेस देन है वन से। ठीक है, अगर वन है और जीरो है तो एन ही रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है, रिटर्न एन। तो क्या बात हुई कि अगर वन है तो वन रिटर्न हो जाएगा, अगर जीरो हो तो जीरो रिटर्न हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म वन है, जीरो टर्म जीरो। ठीक है, जो हमने हमने देखा सीक्वेंस में। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करेंगे हम फिबोनाची एन माइनस वन, फिबोनाची प्लस एन माइनस टू। अब देखो कि रिटर्न कर रहे हैं ना फिबोनाची एन माइनस फिबोनाची एन माइनस टू। ये जो एन एन है हमारा, ठीक है, तो ये कैसे देख सकते हैं, इसका लास्ट लास्ट टर्म, इससे जो पिछला टर्म है और उससे जो पिछला टर्म है। तो ये कौन सा टर्म है, एन माइनस वन टर्म, इसको लेंगे। ये कौन सा टर्म है, एन माइनस टू टर्म, और इन दोनों टर्म को ना जोड़ देंगे। यही तो हमने किया, जो फिबोनाची एन माइनस वन में आया और जो फिबोनाची एन माइनस टू में था उसी को हमने जोड़ दिया। अगर आपने रिकर्जन नहीं जानते तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, रिकर्जन तो आपको सबके आना पड़ेगा, रिकर्जन काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखो हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, एन इक्वल टू फाइव है हमारे पास। अब यहाँ से देखो ड्राई रन करके देखते हैं, एफ फाइव हमने यहाँ पे कॉल किया फाइव। अब क्या फाइव वन से छोटा है, बराबर है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू। तो एक इसने एन माइनस वन वाला कॉल किया पहले, चलो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं कि इसने कॉल किया। ठीक है, फिबोनाची एन माइनस वन कॉल किया इसने, ये तो क्या कॉल करेगा, फोर करेगा, फाइव से फोर ही तो आएगा। तो फिर इसने फिर फिबोनाची फोर कॉल किया। ठीक है, फिर यहीं से आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया ना, तो भाई फिर क्या करेंगे हम,
वो भी 1 से छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो फिर ये करेगा फिबोनाची n-1। तो 4 वाला क्या n-1, ये जो कॉल है ये फिर आएगी, तो फिर ये भी लेफ्ट में ही कॉल करेगा सबसे पहले, तो ये इसको कॉल कर देगा n-1 और 3 को, 3 वाला 2 को कर देगा और 2 वाला 1 को कर देगा। ठीक है, अब फिबोनाची जो 1 है, ठीक है 1 आया, क्या है ये लेफ्ट ही चल रहा है अभी इसका। तो भाई क्या करेंगे हम, जो फिबोनाची 1 है, कॉल किया, क्या 1 1 से छोटा है, बराबर है, हाँ बराबर है, तो रिटर्न एन कर देंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसने 1 रिटर्न कर दिया इसे लेफ्ट साइड ने। अब अब इसको कॉल करेगा ये वो क्या था n-2, n क्या था वहाँ पर 2 0, तो 2 में 2 है 0, तो f 0 पे आ गया। क्या s छोटा है बराबर है 1 से 0, हाँ छोटा है, क्या है 0 है, तो क्या रिटर्न करेगा 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई 0। अब इसने अपना कॉल कर लिया, तो इन दोनों ने रिटर्न करके, अब ये इस दोनों ये रिटर्न कर जाएगा, पूरा कॉल हो गया, पूरा रिटर्न आ गया। अब ये रिटर्न करेगा अपनी अपनी जगह, क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों को जोड़ के क्या होगा 1, ये 1 रिटर्न कर देगा, कर दिया 1 रिटर्न। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो F3 था उसका लेफ्ट ही चल रहा था, n-1 2 ही तो हमने कॉल किया था, अब उसने रिटर्न कर दिया 1, वो अपने राइट पे जाएगा, तो इस F1 पे आएगा। F1 का क्या होता है 1 1 और 1 2, ये रिटर्न करेगा। ये 2 F2 हमको पता ही है क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है, देखो 1 रिटर्न करता है, ये 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, F3 क्या रिटर्न करता है हमको पता है, 2 रिटर्न करता है ये, तो क्या रिटर्न करेगा, आंसर में क्या आएगा 7, 7 आना चाहिए, 3 और 2 5, क्या 3 3 एंड 2 5। F3 क्या रिटर्न करता है 2, F4 क्या रिटर्न करता है 3, 2 3 5, 5 आएगा। तो देखो 0 टर्न 0 1 1 1 1 2 3, ठीक है 5 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्न 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है रिकर्जन। ठीक है, अब डीपी से हम इसको कैसे उसको कर सकते हैं ये अब देखते हैं, और डीपी का भी तो कुछ रोल आना चाहिए ना, तो पहले हम इनको हटाते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए, पूरे पेज को ही हटाते हैं। तो क्या हो गया भाई, ठीक है, ये क्या है Tn-2 लेस देन Tn-0। अच्छा, ये वो है हमारी क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करिए देख लो। Tn क्या है, Tn को कैलकुलेट करने के लिए अब जो पिछली n-1 की है उसको, Tn-2 की है उसको ये कांस्टेंट ही रख लेंगे। ठीक है, जो हमारे प्लस में यूज हुआ होगा, ठीक है कंपेरिजन में, या फिर ऊपर वाले कंपेरिजन में एक कॉल में। अच्छा, Tn-2 Tn-1 से छोटी है, बिल्कुल होगी छोटी, क्या छोटी होगी, ए होगी या फिर ए छोटी हो सकती है, तो Tn क्या होगी, लेस देन होगी किससे, Tn-1, ये बिल्कुल Tn जो है ना, Tn-1 और Tn इससे छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। Tn जो है 2Tn-1 से छोटी होगी, तो 2Tn का हमको पता ही है 2Tn का 2n-1 हमको पता ही है क्या आता है, 2n एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, Tn है किससे लेस देन होगी, ऑर्डर ऑफ 2n से, तो ये एक्सपोनेंशियल जा रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम रिकर्जन से करें। अगर इसी को हम ना मेमोराइजेशन से करें ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करके, रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वो कर देते हैं, मेमोराइज कर देते हैं, जो रिपीट होंगी उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, देखो कितना फर्क पड़ेगा उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है भाई, तो देखो इसको हम एकदम सेफ मोड में ले चलते हैं, यहाँ एरिया हो ज़्यादा सा खुले में एकदम, जी
ये बिल्कुल ये सही है। तो देखो टॉप डाउन जो मेमोराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिबोनाची नंबर है, तो कैसे कर सकते हैं एल्गोरिदम मेमोराइजेशन फिबोनाची है, ठीक है भाई। तो इफ एम एन, एक हमने क्या किया, एक एरे बना दिया एम नाम का, ठीक है, और इसमें एन साइज है, जो वो भी हमारा नंबर हमको मैक्सिमम नंबर हमको तो एम टर्म हमको चाहिए, ठीक है ना, फिबोनाची का उतनी साइज का हमने बना दिया, एन टर्म हमको चाहिए। तो जैसे हमको 5 चाहिए था, तो 5 साइज का हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो या फिर 6 साइज का n+1 का ले लो भाई, तो 0 भी हो सकता है ना। एक हमने एरे बना दिए, ये मान लो एरे है, ये हमारा एरे है, ठीक है। ये 0 टर्म का जो वैल्यू होगी, जो फर्स्ट टर्म की होगी, ये सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की, ये फिफ्थ टर्म की, ठीक है। जो भी वैल्यू हमने देखो, हमको पहले ही स्टोर करने पड़ेंगे, 2 वैल्यू तो करने ही पड़ेंगे। चलो मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। इफ एम एन इज अनडिफाइंड, बिल्कुल ही अनडिफाइंड है, कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर है, ठीक है, और अगर एन छोटा है या बराबर है, देखो 5 हमने कॉल किया था ना, 5, ठीक है, फिबोनाची 5, तो मेमोराइजेशन ऑफ फिबोनाची 5, ठीक है, ये क्या कॉल कर सकता है, ये करेगा सबसे पहले 4 कॉल, क्योंकि n-1 कॉल करेगा। हाँ ठीक है, 5 है, क्या बने नहीं है, रिजल्ट क्या करेगा, इसको रिटर्न कर रहा है भाई। रिजल्ट जो होगा ना, वो किन 2 चीज़ों से बन के बनेगा, फिबोनाची n-1 और फिबोनाची n-2। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो ये क्या करेगा, फिबोनाची n-1 को, मतलब चलो M5 नहीं लिखते हैं, M4 ही रखते हैं, ठीक है। इसने इसको कॉल कर दिया अपना, कर दिया बिल्कुल। अब ये दोबारा से कॉल करेगा, ये यहाँ पे आ गया। क्या हम क्या हम ये अब ये भी खुलेगा, क्या फिबोनाची 4 से बड़ा छोटा है बराबर है, नहीं, तो ये अपने लेफ्ट n-1 को सबसे पहले कॉल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, फिबोनाची 3 को कॉल करेगा भाई, क्योंकि सभी चीज़ अनडिफाइंड है अभी, अभी हमने कोई भी मतलब इसमें स्टोर नहीं किया है, ठीक है। इस वो भी खोल लेगा, ठीक है, खोल दिया। अब क्या करेंगे हम, फिबोनाची 3 1 से छोटा नहीं है, तो ये अपना फिबोनाची 2 करेगा भाई, फिबोनाची 2 को कॉल कर लिया इसने, ठीक है, कर लिया। अब क्योंकि फिबोनाची 2 जो है वो भी 1 से बराबर है, छोटा नहीं है, तो ये फिबोनाची 1 को कॉल करेगा, कर लिया भाई फिबोनाची 1 को कॉल, इसको अपना। अब हमने n बराबर 2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिबोनाची 1 को कॉल कर लिया इसने। अब हम फिबोनाची जब 1 पे आएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, 1 का नंबर रहेगा, तो बराबर 1 के, ठीक है, 1 रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है भाई, ये 1 रिटर्न करेगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब क्या करेगा ये, फिबोनाची 1 रिटर्न कर दिया। अब ये अपने n-2 जो 2 है ना, n-2 को भी कॉल करेगा। n-2 क्या है, अच्छा फिबोनाची 1 को हमने स्टोर कर लिया है, फिबोनाची 1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमने स्टोर भी कर लिया, ठीक है। फिबोनाची 0 को कॉल करेगा, 2 - 2 = 0, फिबोनाची 0 कैलकुलेट करेंगे 0, तो ये 0 रिटर्न करेगा, तो उसको हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसने फिबोनाची 2 ने ना अपना रिजल्ट जो है वो स्टोर करवा दिया अपने उसमें, देखो कैलकुलेट करके रिजल्ट करवा दिया इसमें स्टोर, कैश कर दिया हमने। अब क्या है, अब फिबोनाची 2 लेफ्ट तो आ गया, अब ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगी भाई, देख लेना आप, ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगी। क्या n-1 तो इसने कॉल कर लिया था इसने, अब अपने n-2 को करेगी, अब n-2 क्या होगा, फिबोनाची 1, फिबोनाची 1 की हम अब हम फिबोनाची 1 है, अगर अनडिफाइंड है फिबोनाची 1 नहीं अनडिफाइंड, तो रिटर्न कर देंगे m को माए, तो 0 कर देंगे इसको 1 को, 0 1, तो रिटर्न क्या करेगा, ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये अपने n-2 को भी कॉल करेगा ये इसने। अब अच्छा
फिबोनाची 2 ने क्या कॉल किया था 1 बाई 0 + 1 1, और इसने क्या कॉल रिटर्न किया है अपने ना 2a और 1a, ये क्या कर रही है रिटर्न 2 को रिटर्न करेगी, ठीक है 2 रिटर्न कर दिया। अब फिबोनाची 4 क्या n-1 तो 3 था उसने रिटर्न कर दिया, n-2 को रिटर्न करवाएगी तो फिबोनाची क्या 3, हमको पता है फिबोनाची 3 हम अनडिफाइंड है नहीं है तो रिटर्न कर दो m को माए, तो 3 हमने स्टोर करवा रखा है यहाँ पे, ठीक है 1 ये 2 भी स्टोर करवा रखा है भाई, तो n-2 मतलब 2 होता है, ठीक है 3 नहीं 2, 3 तो हमको पता ही है, तो 2 क्या होगा ये 1 होगा, ठीक है ना, तो 1 हो गया, ये रिटर्न करेगा इसको 1, तो फिबोनाची 2 हमको पता है रिटर्न 1 कर देगा, और 1 और 1 1 और 2 इक्वल टू 3, ये 3 हो जाएंगे भाई। अब फिबोनाची जो 5 अपनी लेफ्ट n-1 वाला टर्म तो ये था, अब n-2 टर्म भी इसको ये कॉल करेगा आपने, ठीक है n-2 क्या होता है 5 - 2 इक्वल टू 3, फिबोनाची 3, फिबोनाची 3 हम सर्च करेंगे, 4 भी आ गया ना, फिबोनाची 3 हम सर्च करेंगे, है 2 है, इसको 2 रिटर्न कर लेंगे, तो ठीक है 2 + 3 इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो पूरा जो रिटर्न मैक्स जो एंड में रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा, ये हमारा आंसर है। तो देखो अब कितने कौन कौन से कॉल हमने कंप्यूट नहीं किए, देखो ये कॉल कंप्यूट नहीं किया, डायरेक्ट रिटर्न था, ये भी कंप्यूट नहीं किया, ना ही ये कंप्यूट किया है, जितने भी राइट साइड के हैं ना ये हमने कंप्यूट नहीं करे, 3, कितने कंप्यूट करे हमने 1 लेफ्ट 4 वाला, नहीं ये भी नहीं किया, हाँ ये नहीं किया, 4 वाला 3 वाला 2 वाला 1 वाला 0 वाला, तो हमने जो कंप्यूट किया ना भाई वो बहुत कम हमने कंप्यूटेशन किए यहाँ पर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखना चाहें इसकी, ठीक है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 5 कंप्यूट किया 4 3 2 1 और 0 हमको वैसे भी पहले ही स्टोर थे, रिटर्न को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, तो कित इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई देख लो, एन ही आई, ऑर्डर ऑफ एन भाई, देख लो ना n + n-1 + n-2 + n-3 डॉट 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 3 2 1, नहीं ऐसे नहीं आएगी ना, ऑर्डर ऑफ एन ही आएगी, ठीक है? तो देख लो कैसे एक्सपोनेंशियल से हम थोड़ी सी मेमोरी यूज करके हम ऑर्डर ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं, ये तो हो गई टॉप डाउन हमारी टॉप डाउन एप्रोच, क्योंकि 5 से नीचे नीचे आके आ रहे हैं ना 1 तक और 0 तक, ठीक है ये तो हो गई टॉप डाउन अप्रोच। अब देख लो बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, ठीक है वो भी जरूरी है। बॉटम अप अप्रोच को हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच है ना इसमें हम नीचे से कंप्यूट करते हैं, नीचे से मतलब मेरा मतलब है कि देखो बॉटम अप अप्रोच में नीचे से कंप्यूट करने का क्या मतलब है कि हमारे पास 0 तो था, ठीक है और 1 की वैल्यू भी थी पहले से, इनिशियलाइज हमको पता थी, अगर हमको उससे 2 निकालनी है तो कर देंगे, इनसे 3 निकालनी है तो कर देंगे, इनसे निकालनी है तो कर देंगे, है कि नहीं, तो ये सब चीजें बॉटम अप अप्रोच में देखो कैसे कवर किया, ये हमने डिफाइन किया अपनी एल्गोरिथम, m0 हमको पता ही है m1 हमको पता ही है, इनिशियलाइज कर दिए, अब आइट्रेशन लगेंगे, ठीक है ये आइट्रेटिव अप्रोच है, इसमें रिकर्जन काम नहीं करता, तो हमारी एक एरे होगी, ठीक है जो 0 टर्म होगा फर्स्ट टर्म होगा सेकंड होगा थर्ड होगा फोर्थ होगा और 5वां होगा, ठीक है 0 और 1 हमको पता ही है पहले से निराश कर देंगे, इसमें इनिशियलाइजेशन बहुत जरूरी है टेबुलेशन मेथड में,
अब ये टेबुलेशन या हमारी एरे मैट्रिक्स मान लो, 1 डायमेंशनल 1D मैट्रिक्स मान लो उसको, ठीक है। ठीक है, अब आई 2 से n तक जाएगी, अगर एम आई जो है ना वो किसके बराबर होगी, एम आई माइनस वन एम आई माइनस टू के, ठीक है। और जो एम पूरी एन तक पूरी भर देगी इसको, पूरी एरे को, और लास्ट में जो रिजल्ट है वो एम एन हमने जो पूछा था उसको रिटर्न कर देगी। तो एम टू चाहिए, एम एन इन दोनों को जोड़ दो, 3 चाहिए इन दोनों को जोड़ दो, ये चाहिए इसको जोड़ दो, ये चाहिए इसको जोड़ दो, और एम एन क्या है हमारा, एम 5 पूछ रहे थे ना, एम एन क्या है 5 इक्वल टू 5 आंसर है। ये भी एक बॉटम अप अप्रोच है, इसमें क्या हमने 0 कंप्यूट किया 1 किया, ठीक है, 0 किया 1 किया, इसने हमको 2 दिया, ठीक है, इसने हमको 2 दिया, 2 दिया इसने, इन दोनों ने 2 ने और 1 ने वो क्या दिया 3 दिया, 2 ने और 1 ने हमको 3 दिया, ठीक है, 3 ने और 2 ने हमको क्या दिया 4 दिया, ठीक है, और 3 ने और 4 ने हमको क्या दिया 5 दिया। तो ऐसे हमारा टेबुलेशन मतलब बॉटम अप अप्रोच यूज होती है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे, देख लो क्या देखने वाले हैं। चलो ठीक है, वाई टू यूज टेबुलेशन व्हेन और व्हेन यूज मेमोराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हम टेबुलेशन को यूज करेंगे, कब हम, क्योंकि सोल्व तो दोनों ही कर रहे हैं ना, वो भी एन ऑर्डर ऑफ एन में कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो कब हम टेबुलेशन करें कब हम मेमोराइजेशन करें, क्योंकि कभी कभी टेबुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी मेमोराइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें इफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, इफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम रिक्वायर्स ऑल सब प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, ठीक है, सभी सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमको टेबुलेशन आउट परफॉर्म करना चाहिए मेमोराइजेशन। क्योंकि देख लो जो आइटरेटिव है ना बॉटम से चलती है, 0 किया फिर 1 कंप्यूट किया फिर 2 किया 3 किया फिर 4 किया फिर 1 किया, अगर हमको सभी कंप्यूटेशन चाहिए, ठीक है, तो हम टेबुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ओवर भी नहीं होता रिकर्जन विकर्जन का, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है, और इसमें इस जो पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम थी वो फिबोनाची वाली, उसमें ऑर्डर ऑफ एन स्पेस चाहिए। तो इसमें ट्रेड ऑफ होता है ना भाई, कहीं भी ट्रेड ऑफ होता है स्पेस और टाइम के बीच हमेशा। अगर हम टाइम ज़्यादा बचाना है तो स्पेस हमको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, और हमको स्पेस ज़्यादा बचानी है हमको टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तो ट्रेड ऑफ होता है हमेशा। टेबुलेशन इज नो override of recursion and can use pre-allotted array, बिल्कुल, if only some of the sub problems need to be solved in the original program, then memorization technique is preferred because of sub problems are solved lazy, बिल्कुल। क्योंकि हमको कुछ अगर हम जैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है उनको मेमोराइज करके उनको क्या कर सकते हैं लेजी कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब रिटर्न कर सकते हैं मेमोराइजेशन से डायरेक्टली, ठीक है, ये होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी वर्सेस डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी मेथड है ना, ये बिल्डिंग अप द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज डन इन स्टेप बाय मैनर, बिल्कुल, इंक्रीमेंटली बाय अप्लाइंग लोकल ऑप्शन ओनली लोकल ऑप्टिमैलिटी लोकल मतलब जहाँ पर हम हैं, लोकल ऑप्टिमैलिटी ग्लोबल ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है कि लोकल ऑप्टिमैलिटी क्या होती है ना, जो हमको क्वेश्चन में दी रखी होती है, मतलब कि जो हमको अपने आंसर तक ले जाती है, मान लो ऐसे उसी स्टेज पे ले जाएगी हमको, अगर यहाँ से कर दिया यहाँ से हमको यहीं पर डिसीजन लेना है, ठीक है, ये होती है लोकल। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू सेपरेट प्रॉब्लम्स independent and then solve each problem separately and combine independently and combine the solutions of sub problem to get the solution, बिल्कुल। जो डिवाइड एंड कॉन्कर है ना, एक प्रॉब्लम में
इनको एकदम अलग करेगा, ये इंडिपेंडेंट बना देगा, इसको इंडिपेंडेंट बना देगा, अब इसमें ले जाएगा, अब इनको सेपरेट करेगा, इंडिपेंडेंट सॉल्व करता है, फिर उनको मर्ज करता है, तब उसका सॉल्यूशन लाता है, ठीक है। तो कंबाइन सॉल्यूशंस इन सब प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन और डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है। डायनामिक प्रोग्राम क्या, ब्रेक डाउन सब प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग अप सॉल्यूशन ऑन लार्जर एंड लार्जर प्रॉब्लम्स। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में ये स्प्लिट करता है भाई, और इसमें जो रिकर्जन करता है, रिकर्जन ही है मतलब मेमोराइजेशन प्लस रिकर्जन, देखो मेमोराइजेशन प्लस रिकर्जन ही डिवाइड वो बना देता है। डिवाइड एंड कॉन्कर हमेशा रिकर्जन मतलब, हाँ रिकर्जन है लेकिन उस समझ लो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर ओवरलैपिंग की सब प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें सब ओवरलैप सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मर्ज सॉर्ट है हमारा, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर समझाया गया है। Unlike divide and conquer, DP typically involves solving all subproblems rather than a small portion of subproblems. DP tends to solve each subproblem only once since the result of the subproblems are stored, ठीक है। तो एक भी सब प्रॉब्लम है ना, वो सबको सॉल्व करेगी लेकिन एक बार करेगी हमेशा, ठीक है। उनको रिटर्न स्टोर कर लेगी और उसको रिटर्न कर देगी। Which are the use later again be required. This is going to reduce the computation drastically, in most cases the complexity. बिल्कुल बिल्कुल, ब्रूट फोर्स में हमने देखा था फिबोनाची में एक्सपोनेंशियल आ रही थी, उसमें ऑर्डर ऑफ एन आ रही थी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई कि नहीं हुई, देख ही सकते हैं। ये एक है डायनामिक प्रोग्रामिंग मल्टी, क्या कहते हैं इसको, मल्टी स्टेज ग्राफ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग से। इसमें क्या लेट कॉस्ट आई जे मल्टी क्या हो गया भाई, cost of the task I should reach the destination first, इसको देखेंगे अगले लेक्चर में मल्टी स्टेज ग्राफ को, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।